नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश श्रीवास्तव अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में अगली वीडियो के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊँगा। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। मैं आप लोगों को बताया था कि जब सभी टेंसों की आइडेंटिटी और उसके हेल्पिंग वर्ब जब मैं बता रहा था, उस दौरान मैं आपको बताया था कि टेंस के नाम से ही हम पहचान कर सकते हैं कि टेंस की पहचान क्या होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट। प्रेजेंट की आइडेंटिटी होती है हो, और कंटीन्यूअस की आइडेंटिटी होती है रहा, रही, रहे। जब दोनों को हम एक साथ मिला रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जब बोल रहे हैं, तो उसकी हिंदी भी हम एक साथ मिला के बोलेंगे तो हमारा पहचान यानी आइडेंटिटी बन जाएगा रहा है, रही है और रहे हैं या रहा हो। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी होती है मित्रों, होता है रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हो। जैसा कि मैं आपको बताया था कि हर टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। भाइयों, स्वीकारात्मक वाक्य जो होता है, मैं उसकी भी पहचान आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में बताया था। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और होता है आर। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो हमारा पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसका जो रूल होता है, इसका जो नियम होता है, उस नियम को समझते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था, फिर भी मैं इस टेंस में, हर टेंस में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आता जाएगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी होती है, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद यहाँ पे एच और डॉट भी मैंने लिखा है। एस हो गया आपका हेल्पिंग, वी हो गया आपका वर्ब, यानी एच भी लिख दिए हैं तो हमारा आपका बन गया हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हो गया पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब, और लास्ट में हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में लिखना चाहें तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता की अंग्रेजी, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया, उसके बाद हम लिखेंगे मुख्य क्रिया, और लास्ट में हम लिखेंगे कर्म। यही हमारा रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। इस सेंटेंस में हम पहला उदाहरण दे रहे हैं, जैसे वह विद्यालय जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान और देना है। जो मुख्य क्रिया होती है यानी मेन वर्ब जो होता है, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। जितने भी कंटीन्यूअस होते हैं, सारे के सारे कंटीन्यूअस टेंस में जो मुख्य क्रिया होती है यानी हमारा जो मेन वर्ब होता है, उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, वह विद्यालय जा रहा है। तो विद्यालय कौन जा रहा है, कौन शब्द को वाक्य में रखने से हमारा जो है कर्ता मालूम पड़ जाता है।
तो वह हमारा कर्ता है। कर्ता की अंग्रेजी पहले लिखनी है, तो यहाँ पे हम कर्ता की अंग्रेजी, अब यहाँ पर आपको बताया गया है वह की अंग्रेजी दो होती है, एक ही होता है और हमारा आपका सी होता है। जो ही होता है वाक्य में जब पुरुष जात का बोध होता है तो हम वहाँ पर वह की अंग्रेजी ही लिखते हैं। जब वाक्य में स्त्री जात का बोध होता है तो हम वह की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वह विद्यालय जा रहा है, यानी इसमें किसी पुरुष की बात हो रही है, इस वाक्य में पुल्लिंग का बोध हो रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पर वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही। अब सब्जेक्ट यानी कर्ता की अंग्रेजी लिखने के बाद हमें आपको रुक जाना है, क्योंकि इस टेंस में कर्ता के तुरंत बाद हमको सहायक क्रिया लिखनी है। नियम में हमने लिखा है कर्ता के तुरंत बाद हमको लिखना है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना है। और कर्ता के बाद सहायक क्रिया जो होती है, सहायक क्रिया हमने लिखा है 3 होते हैं, इसमें इज भी होता है, एम भी होता है और आर भी होता है। तीनों हम एक साथ लिख नहीं सकते हैं, तीनों में से हम 2 को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब जब भी लिखी जाएगी एक ही लिखा जाएगा, एक सेंटेंस में हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। यदि हमारा ही, सी, इट और नेम है, यहाँ पे समझना है, ही, सी, इट और नेम है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी इज हो जाएगी। आई के साथ एम लग जाएगा। एक चीज भाइयों आपको ध्यान देना है, ये एम जो बना है सिर्फ आई के लिए बना है। एम जो बना है हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आई के लिए, यानी एम जो है या तो सिंपल सेंटेंस होगा या तो फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। यही दोनों कंडीशन में हम आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम एम का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ आई के साथ ही एम लगाते हैं। अब एक वचन कर्ता हो गया। अब बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आता है आपका वी, यू और दे। इनके साथ हम सहायक क्रिया लगाएंगे आर। एक बार इसको फिर से गौर से देख लीजिए। ही, सी, इट और नेम। नेम में चाहे पुरुष का नाम हो चाहे स्त्री का नाम हो, दोनों सिचुएशन में, दोनों स्थितियों में ये सभी एक वचन की श्रेणी में आते हैं। तो ही, सी, इट और नेम ये सभी एक वचन कर्ता के अंतर्गत आते हैं। इनके साथ हम सहायक क्रिया लगा देंगे, इज लगा देंगे। आई के साथ हम एम लगाएंगे, बाकी वी, यू और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, ही आपका सब्जेक्ट है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इज लगेगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इज हो गया, ही इज हो गया। मुख्य क्रिया क्या आ रहा है, जा रहा। मुख्य क्रिया क्या है, जा रहा। जा रहा का मूल शब्द क्या है, जाना। जाना से ही, चूंकि मूल शब्द की ही अंग्रेजी पहले ढूंढते हैं, मूल शब्द हमारा जो होता है उसी की अंग्रेजी लिखने के बाद उस मूल शब्द जो होता है वो 3 रूपों में बढ़ जाता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है। तो चूंकि अलग अलग टेंसों में तो उसका अलग अलग ढंग से प्रयोग होता है। जैसे जाना है, जाना को हम कई ढंग से बोल सकते हैं, जाओ, जा चुका, जाएगा। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग बोल सकते हैं। तो लेकिन मूल शब्द हमारा क्या है, जाना। और क्रिया की एक पहचान और जान लीजिए। वर्ब जो होता है, वर्ब यानी क्रिया की पहचान जो होती है, जितने भी क्रिया होगी सभी क्रिया के अंत में जो मूल शब्द होगा अंत में ना शब्द आएगा। एक ट्रिक है, इसको भी आप जान लीजिएगा कि कभी आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा आप बताइए पेड़ क्या है, पेड़ आपका क्रिया है कि क्या है। क्योंकि पेड़ आपका क्रिया नहीं है, पेड़ को बोलने पर ना शब्द नहीं आ रहा। अब क्रिया क्या है, क्रिया को भी आप जान लीजिए, आसानी से जान लीजिएगा इसको। जैसे जाना, जाना में देखिए ना शब्द आ गया। पढ़ना, पढ़ना में भी आपका क्या आ गया, ना शब्द आ गया। लिखना, इस तरह से जितने भी दुनिया की कोई भी क्रिया होगी उसका मूल शब्द जब हम निकालेंगे, ढूंढेंगे, तो उसमें क्या आएगा, ना शब्द आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जा यानी जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले कर्ता का अंग्रेजी लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लिखेंगे, और सहायक क्रिया जब हो जाएगी तो मुख्य क्रिया लिखेंगे। तो मुख्य क्रिया तो अंग्रेजी लिख दी है, लेकिन मुख्य क्रिया में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। अगर आईएनजी हम नहीं लगाएंगे, सारा सब कुछ करेंगे, फिर भी हमारा गलत हो जाएगा।
इसलिए इसमें आईएनजी हमें आपको लगाना है। ही इज गोइंग, कहाँ जा रहा है? स्कूल। ही इज गोइंग स्कूल, टू भी कर सकते हैं, नो नी प्रॉब्लम। ही इज गोइंग टू स्कूल। सेकंड आप देख लीजिए, रागिनी रामायण। थोड़ी सी हिंदी की लिखावट में हमें समस्या रहती है, मैं जल्दबाजी में जो ऊपर हेडिंग होती है यानी जो माथा भरा जाता है हम उसको जल्दबाजी में भरते नहीं हैं, तो थोड़ा सा इसको आप नज़रअंदाज करेंगे। तो रागिनी रामायण सुन रही है, रागिनी रामायण सुन रही है। तो इसमें देखिए रामायण कौन सुन रहा है? रागिनी सुन रही है। कर्ता में पता हो गया, तो यहाँ पे हम रागिनी की अंग्रेजी लिख देंगे, रागिनी हो गई। अब रागिनी एक वचन की श्रेणी में आएंगे कि बहुवचन की श्रेणी में? आपको पहले बताया जा चुका है, जब एक नाम रहता है या नाम रहता है तो वो क्या होते हैं? एक वचन में आते हैं। जब एक वचन में आते हैं इनके साथ तुरंत इज लगा दीजिए। मुख्य क्रिया क्या है? सुन रही है। सुनना का अंग्रेजी होता है लिसन। सुनना का अंग्रेजी क्या होता है? लिसन। तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देंगे तो लिसनिंग हो जाएगा। क्या सुन रही है? रामायण, द रामायण हो जाएगा। एक चीज मित्रों और जान लें, जब कोई ग्रंथ हो, पर्वत हो, नदी हो, उसके नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। क्योंकि आर्टिकल क्या क्या होते हैं? आर्टिकल ए होता है, एन होता है और द होता है। इन सब के बारे में हम बता देंगे, क्योंकि अभी एक जो टॉपिक चल रहा है टेंस का, अब टेंस को हम कंप्लीट करा देंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को हम, अभी इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं बताने का प्रयास करूँगा। अभी तो टेंस के आधार पर टेंसेस पढ़ाए जा रहे हैं। कंपटीशन लेवल पर मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपका सब कुछ आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब आते हैं, इनको बताना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बताना है, नरेशन बताना है और एक्सिलरीज आप लोगों को बताना है, जैसे प्राइमरी एक्सिलरीज होती है, मॉडल एक्सिलरीज होता है। हाँ, ये सब सारी चीज़ों को एक एक करके शिथिलतापूर्वक आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप उसको नोट कॉपी में आप नोट करते चलेंगे। जैसे जैसे जो भी समस्याएं अगर आपकी रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानियों को आप शेयर करिएगा। हम उसको जो है सुधारने का प्रयास करेंगे, कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा जो था ये हो गया। और एक एग्जाम्पल और हम रख लेते हैं। मैं गीत गा रहा हूँ। मैं गीत गा रहा हूँ। अब इसको ट्रांसलेट करना है तो आई, मैं की अंग्रेजी क्या हो गई? आई, क्योंकि आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, करता है। हमने पहले बता रखा है आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। आई एम हो गया। गाना का अंग्रेजी क्या होता है? सिंग हो गया। तो सिंग में आईएनजी लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? सिंगिंग हो जाएगा। गीत की बात हो रही, अ सॉन्ग हो गया। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आसानी से हो गया। वे जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं। वे जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं। देखिए सेंटेंस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें आपको जो रूल है, जो नियम है, उसी नियम के तहत चलना है। यदि आप नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, नियम के तहत अगर आप करिएगा तो आप जान लीजिए कि आपका ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो कि मैं उसको आगे बताऊंगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में थोड़ा सा व्यक्ति जो है उलझ जाता है, तो उसको भी हम देख लेंगे आगे चल करके। पहले ये जो टॉपिक चल रहा है इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है
मैं सारा एक्सपीरियंस आप लोगों से साझा करूँगा, शेयर करूँगा उसमें। और मेरे पढ़ाने में भी यदि आपको कोई त्रुटि होती है, चूँकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। फिर भी जो कमियाँ रह जाती हैं उन कमियों को आप बताइएगा। अगर मुझसे भूल हो जाती है या किसी कारणवश गलतियाँ हो जाती हैं तो मैं पुनः उसको फिर से बताने का प्रयास कर दूँगा। और आपको जैसे भी पढ़ा जा रहा है, यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। और लाइक करने के साथ साथ आप, चूँकि आप लाइक करते हैं तो हम टीचर्स का हौसला भी बढ़ता है। तो यहाँ पर फिर इस मैटर पे आ जाते हैं। वे जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हैं, तो यहाँ पर करता क्या है, जंगल में लकड़ियाँ कौन काट रहा है, बात हो रही है वे की। तो वे की अंग्रेजी क्या हो गई, दे हो गया। अब भाइयों यहाँ पर कर्ता की अंग्रेजी लिखने बाद हमें रुकना है। मैं पहले ही आपको बताया था कर्ता की अंग्रेजी लिखने बाद हम इसलिए रुकते हैं क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब जब लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब हम तभी लिख सकते हैं जब हमको कर्ता मालूम हो। अब कहने का मतलब, यदि हम किसी मित्र के यहाँ या किसी रिलेशन में अगर हमको जाना है तो जब हमको उसका नाम पता रहेगा तभी ना हम उसके घर पर जा पाएंगे। नहीं तो क्या बताएंगे कि एक छोटा सा बंदा था और थोड़ा सा गोरा है या थोड़ा सा काला है और उसी के घर जाना है। क्योंकि भाई गांव समाज में, क्षेत्रों में बहुत से लोग उस ढंग से मिल जाएंगे, तो आप क्या, कोई इधर जाना होगा, उधर जाना होगा, इधर उधर आप भटकेंगे। तो भैया यहाँ पे हमको आपको भटकना नहीं है, हमें आपको इसी सिस्टम के तहत चलना है। क्योंकि कंपटीशन में हमें आपको बहुत ही कम समय मिलता है और क्वेश्चन उस हिसाब से रहते हैं जो कि हम आसानी से उसको कर सकें। तो कहने का मतलब ये क्या है, हमारा कर्ता वे है, तो वे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, आपको बताया गया है। बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दे आर हो गया, कर्ता हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। मुख्य क्रिया क्या है, काट रहे। तो काट रहे किसको, मूल शब्द क्या बनेगा, काटना। काटना का अंग्रेजी क्या होता है, कट होता है। तो कट है तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, कटिंग हो जाएगा। दे आर कटिंग, क्या काट रहे हैं, लकड़ियाँ काट रहे हैं। तो लकड़ियाँ, लकड़ी का अंग्रेजी होती है वुड। तो लकड़ियाँ है, ये बहुवचन है, तो इसको इंग्लिश भी हम बहुवचन बनाएंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना है, हिंदी अगर लकड़ियाँ लिखा है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ वुड लिखते हैं फिर भी हमारा गलत मान लिया जाएगा। इसलिए भाइयों जब ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसकी अंग्रेजी भी हमको बहुवचन लिखनी पड़ेगी। तो दे आर कटिंग वुड्स, कहाँ काट रहे हैं, ये स्थान का बोध करा रहा है, तो जंगल में हो जाएगा इन द फॉरेस्ट। ये हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। हमारा अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। यह जो है निषेधात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस, इसमें जो रूल होता है सब कुछ रूल वही है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको क्या जोड़ देना है, नॉट जोड़ देना। जैसे यहाँ सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया में ही हमको क्या जोड़ देना है, इसमें नॉट जोड़ देना है। अभी हम आगे बता रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण ले लेते हैं, वह अपना पुस्तक नहीं पढ़ रही है। वह अपना पुस्तक नहीं पढ़ रही है। अब भाइयों देखिए, यहाँ पर अपना शब्द आया है। कल के वीडियो में, यानी इसके पहले के वीडियो में अपना शब्द की अंग्रेजी मैं आपको बताया था, और ये भी बताया था अपना शब्द की अंग्रेजी एक ही नहीं होती है। अपना शब्द की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार लिखा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कर्ता हमारा है वह, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे। पहले वाक्य को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्लियर हो जा रहा है। वह अपना पुस्तक नहीं पढ़ रही है, कहने का मतलब इसमें स्त्री जात का बोध हो रहा है।
तो स्त्री जात का बोध हो रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, तो वह की अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे, सी हो जाएगा। सी के साथ भाइयों क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। और नहीं शब्द आया है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने आपको बताया है कि नॉट लिख देना है। सी इज नॉट, सी इज नॉट। पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो रहा है, रीड। तो इसमें मुख्य क्रिया रीड है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, सी इज नॉट रीडिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर अपना का अंग्रेजी, अपना का अंग्रेजी मैं एक बार फिर से आपको लिख दे रहा हूँ। अपना का अंग्रेजी मैं आपको बताया था, यदि ही है तो अपना का अंग्रेजी हीज हो जाता है। कर्ता अगर सी है तो अपना का अंग्रेजी हर हो जाता है। कर्ता अगर इट है तो अपना का अंग्रेजी इट्स हो जाता है, या इट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर नेम है यानी नाम है, यदि पुरुष का नाम है तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, यदि कोई स्त्री का नाम है तो यहाँ पर हर हो जाएगा। आई के साथ हम यहाँ पर माई लगाएंगे, वी के साथ हम आवर लगाएंगे, दे के साथ हम लगाएंगे दियर, और यू के साथ हम लगाएंगे योर। ये सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी आपके कर्ता है, और इधर जितने भी लिखे गए ये सभी के सभी जो है कर्ता के द्वारा आए हुए अपना शब्द की अंग्रेजी है। इसलिए अपना का अंग्रेजी योर भी हो जाएगा, दियर भी हो जाएगा, आवर भी हो जाएगा, माई भी, हिज और हर भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अपना की हैं। तो यहाँ पर कर्ता लिखा है सी, यहाँ पर क्या लिखा है, कर्ता सी लिखा है। तो सी के अनुसार हम यहाँ पर अपना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपना का अंग्रेजी हो जाएगा हर। अब पुस्तक की बात करें, पुस्तक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं। ये हो गया आसानी से। दूसरा देख लीजिए, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आप आ जाएं तो वे का अंग्रेजी क्या है, दे। दे के साथ क्या लगेगा, चूंकि कर्ता हमारा दे है, ये आपका बहुवचन है, बहुवचन साथ क्या लग जाएगा, आर। हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब नहीं शब्द है, नहीं शब्द की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नॉट हो गया, दे आर नॉट हो गया। खेलना, खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले होता है। दे आर नॉट प्ले, तो प्ले है तो मुख्य क्रिया इसमें है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे। दे आर नॉट प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो यहाँ हो जाएगा इन द ग्राउंड। यहाँ पे फील्ड नहीं ले सकते हैं, तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, और कभी नए शब्द आने पर आपको बताया गया है, आप जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करके आप नेबर से भी काम चला सकते हैं। अब बात आती है अगले सेंटेंस की। ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य भी हम कह सकते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके भी रूल्स मैं आपको बताया था। यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आता है, जैसे क्या, रहीम, खिलौना खरीद रहा है। क्या रहीम खिलौना खरीद रहा है। आपको मित्रों मैं बताया था, वाक्य में जब क्या शब्द पहले आता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी तब भूल ही जाओ क्या की अंग्रेजी होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो हम वहाँ पर इन सब की अंग्रेजी न लिख करके सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हम तभी लिख सकते हैं जब हमें आपको कर्ता पता हो। कर्ता यहाँ पे देखिए, खिलौना खरीदने का काम कौन कर रहा है, रहीम कर रहा है। तो रहीम की अंग्रेजी आप ऐसे पहले लिख लो।
अब अफर्मेटिव था और नेगेटिव सेंटेंस था तो हम कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखते थे। तो इंट्रागेटिव में क्या करना है भाई, बाद ना लिख करके वही सहायक क्रिया को हमको पहले कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रहीम है, रहीम एक वचन है तो रहीम साथ सहायक क्रिया क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, हो जाएगा इज रहीम। यदि इसमें नहीं शब्द भी आया होता है, जैसे क्या रहीम खिलौना नहीं खरीद रहा है, तो नहीं शब्द की अंग्रेजी मैं बताया था आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं की अंग्रेजी हमेशा कर्ता के बाद लिखा जाता है। तो नहीं शब्द आया होता तो यहाँ पे मित्रों क्या हो जाता है, इज रहीम नाट हो जाता, इज रहीम नाट होता। लेकिन इसमें नहीं शब्द नहीं आया तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। इज रहीम मुख्य क्रिया क्या है, खरीदना, खरीदना को अंग्रेजी में बोला जाता है बाई, तो यहाँ पे बाइंग हो जाएगा यानी खरीद रहा। क्या, खिलौना, ये हो गया इस रहीम बाइंग टॉय। अब अगर खिलौने होता, क्या रहीम खिलौने खरीद रहा है, तो इसको भी हम यस जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। अब दूसरा रूल में आते हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, कहने का मतलब शुरुआत में न आकर के वाक्य में कहीं भी आ जाए क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ पे क्यों आया है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो सबसे पहले उसी की ही अंग्रेजी हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्यों हो गया। अब इसके तुरंत बाद में आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब भी लिख सकते हैं, सॉरी मेन वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़िएगा प्लस उसमें लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमने यही कहा है क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आया है तो हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखे हैं। अब उसके बाद हमको क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम तभी लिख सकते हैं जब हमको कर्ता मालूम हो। कर्ता कौन है इसमें, आप, आपकी अंग्रेजी होती है यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, वाई आर हो जाएगा। अब तुरंत यहाँ पे हम कर्ता लिखेंगे वाई आर यू। बोलना का क्या होता है, झूठ बोलना, बोलना हो जाता है टेल, तो यहाँ पे हो जाएगा टेलिंग। अ लाई हो गया, ये आपका क्लियर हो, वाई आर यू टेलिंग अ लाई। अब मान लीजिए इसमें अगर नहीं शब्द आया हो, आप झूठ क्यों नहीं बोल रहे हो, तो आपको क्या बताया गया है कि हमेशा कर्ता के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद ही हम नए शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो हो जाएगा वाई आर यू, अब यहाँ पे हम क्या लिख देते, नॉट लिख देते, वाई आर यू नॉट टेलिंग अ लाई। इस तरह से आपका जो दूसरा टेंस है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यह आपका कंप्लीट होता है। तो इसके आधार पर, इसी से मिलता जुलता मैं आपको गृह कार्य के तहत कुछ ट्रांसलेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप उस ट्रांसलेशन को करेंगे और जो भी समस्या होगी आप जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करेंगे। जैसे पहला है, राजा अपने प्रजा की सेवा कर रहा है। दूसरा है, माली फूलों को क्यों नहीं सींच रहा है। अगला है, गाय सूखी घास
नहीं खा रही है। अगला है किसान अपने फसल कहाँ बो रहा है। अगला है कुछ लड़के कक्षा में शोर कर रहे हैं। यहाँ पे भाइयों 5 सेंटेंस आपको गृह कार्य के तहत, होमवर्क के तहत मैं दिया हूँ। तो आप लोगों को ये पांचों ट्रांसलेशन करना है, और जिस ट्रांसलेशन में आपको थोड़ी सी समस्या समझ में आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वैसे भी आपको इतने सजगता से, इतनी आसानी से ट्रांसलेशन करना बताया जा रहा है, सेंटेंस को तोड़ तोड़ करके किस तरह से क्या रूल्स होते हैं, इसके रूल्स के तहत आपको कराया जा रहा है। तो अगर उस रूल्स का फॉलो करेंगे, उस नियम के तहत अगर आप चलते हैं, सेंटेंस चाहे छोटा हो चाहे आपका लॉन्ग हो, यानी छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस बेस पर आप जो है करिएगा, आसानी से ट्रांसलेशन जो है होता चला जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और मित्रों, हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि आप मेहनत करें और इस देश को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमें आपको मैं पहले ही बताया था कि इसके साथ साथ सारी चीज़ों को देखते हुए हमें आपको अपनी कमी को सुधारनी है। हमारे आपकी अंदर की जो कमियां हैं, एक एक करके उन कमियों को दूर करना है। यदि हमको आगे बढ़ना है तो हमको कुछ न कुछ चीज़ों को ठानना पड़ेगा। हमारे अंदर वो जज्बात, वो हौसले, वो साहस होना चाहिए। परेशानियां तो सबके सामने आती हैं, सबकी परेशानियां अलग अलग होती हैं। जीवन का मतलब ही क्या होता है जब परेशानियां न आए। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं तब तक परेशानियां ही परेशानियां हमारे आपके आगे पीछे लगी रहेंगी, और सारी परेशानियों का आसानी के साथ सामना करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मित्रों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि हम आप तो थोड़े से बड़े भी हो गए हैं, यदि सोचने समझने की थोड़ी सी कैपेसिटी अगर हमारे आपके पास है तो एक बार जरूर सोते समय, उठते बैठते समय, एनी टाइम, किसी भी समय एक बार आप अपने माता पिता का मुखड़ा जरूर देखिए। आप देखने के बाद आप गौर करिए कि वो कितने परेशानी में रह करके हमें आपको पढ़ाते हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, उसके खिलाफ हमें आपको बतलाते हैं। क्यों? आपकी सफलता में सबसे ज़्यादा रोल अगर होता है तो माता पिता और गुरु का होता है। उसके बाद अगर रोल होता है तो वो खुद आप होते हैं। इसलिए कि माता पिता कभी भी आपको यदि डांटता है, बोलता है, आपका गुरु भी आपको डांटता है, बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है तो वो आपसे नफरत करता है। जो जिसको जितना पसंद करता है वो उतना ही उसको डांटता भी है, ताकि आप गलत दिशा में ना जाएं। इसीलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमें आपको मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, अपनी परिवार की जो बुनियादी स्तर है उसको सुधारना है, उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब हम आप संघर्ष करेंगे, हम आप जब अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे, हम ही आपको देख करके हमारा आसपास पड़ोस, गांव, समाज सभी शिक्षित होंगे और सभी बढ़ेंगे। जो संघर्ष नहीं करता है, मेहनत और संघर्ष को, परेशानियों को देख करके पीछे भागता है, तो मेरा विचार है वो जीवन में कुछ कर भी नहीं पाता। जितने भी आज बड़े व्यक्ति बने हैं, जिनके पास आज धन संपत्ति होगी, या जितने भी लोग बड़े बने हैं, मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक विशेष तौर पर जैसे मान सम्मान, पद की मैं बात कर ले रहा हूँ, या राजनीतिक स्तर पे भी मैं बात कर ले रहा हूँ, और संपत्ति स्तर पे भी मैं बात करता हूँ। इस स्तर पर जितने भी लोगों ने उठा है या जितने लोग भी बड़े हैं, आप उनको देख लीजिएगा।
वो संघर्ष करते हैं, वो कभी भी संघर्ष से डर करके पीछे भागते नहीं हैं। इसलिए जो संघर्ष से पीछे भाग गया, जो मेहनत करने के बजाय, कुछ लोग गांव में भी होते हैं, कुछ लोग शहरों में भी होते हैं, जो कि नकारात्मक सोच जो होती है सबसे पहले ले लेते हैं अपने अंदर। अरे क्या करेंगे, हमको तो नहीं लग रहा कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी इंसान को बढ़ाने में एक दूसरे के जो व्यंग्यात्मक शब्द होते हैं वो उसको अग्रसर करने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। इसलिए हमें आपको दिमाग से उसको जो है यूज करना है कि हमको किस तरह से आगे की तरफ बढ़ना है। और मैंने पहले ही बताया कि आपके माता पिता की सारी उम्मीदें हमारे पर, आप पर ही डिपेंड होती है। इसलिए भाइयों बहनों, अपने माता पिता की स्थिति परिस्थितियों को अगर हम सुधार सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा रोल हमें आपको निभाना है। हमें आपको संघर्ष करना है, मेहनत करना है, ताकि माता पिता के लिए कुछ कर सकें। फिर भी आप देखते ही होंगे, एक पिता होता है, अगर उसके 5 संतानें होती हैं, वो माता पिता चाहे गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन जैसा भी हो सकता है 5 बच्चों को खिलाता है, पिलाता है, उनको पढ़ाता भी है, यहाँ तक कि शादी विवाह भी उनका करता है एक अकेला व्यक्ति। और वही जो 5-7 की संख्या में जो उनकी संतानें रहती हैं, वही 5-7 लोग मिल करके जब वो बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है, अपने माता पिता को दरकिनार कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये तो बहुत ही बड़ा अभिशाप है हमारे आपके लिए, जो कि हमें आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा कर गया, ये प्रकृति भी कहती है और ग्रंथों में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि जैसा हम आप करेंगे वैसा भी हमारे आपके साथ होने वाला है और होगा भी। इसको कोई दो राय नहीं है, इसको कोई मिटा भी नहीं सकता है। इसलिए यदि हम किसी के साथ बुरा सोचते हैं तो बुरा अपने ही साथ होगा। हो सकता है उसका बुरा भले से ना हो, लेकिन हमारे आपके साथ बुरा होना ही होना है। इसलिए हमें आपको एक दूसरे को देख करके जो बुराइयां हैं, बुराइयों को दूर करना है। एक दूसरे की बुराई को मतलब जो है, कहने का मतलब मेरा ये है कि कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान न देते हुए पहले अपने आप को ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है। अगर हम एक दूसरे की बुराइयों को ढूंढेंगे तो हमारा सारा जीवन बुराइयों को ढूंढने में ही चला जाएगा, हम जीवन में कुछ कर और नहीं पाएंगे। और इसी बाणी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।